हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चे, हम लोग हैं अपने बीसी के चैप्टर नंबर 5 के लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4 के साथ। बड़े ध्यान से बाबू मेरे साथ इस लेक्चर की कुछ बातों को समझना और आराम से इस लेक्चर के बातों को समझने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो आना बच्चा, आज के हमारे इस लेक्चर में जो टॉपिक हमें जानना है वो है फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इंडियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है और उसके बाद फिर बच्चे इसको ख़त्म करने के बाद हमारा ये क्या कहते हैं आ जाएगा इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर का। जैसे ही हम लोग इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे हमारे ये चैप्टर ख़त्म, फिर हम लोग मूव कर रहे होंगे अपने लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 पे, है ना। अना बच्चा, देखो क्या कहता है ये फंडिंग इंस्टीट्यूशंस इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स की, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बात बाबू बिजनेस फैसिलिटेटर्स की कर रहे थे कि कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे देश के अलग अलग बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, है ना, उनको सुविधाएं देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट पहुँचता है बच्चा इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स का, है ना। हमारे पास कॉन्सेप्ट पहुँचता है इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स का। कहता है डेवलपमेंट बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फंड्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ न्यू एंड अपकमिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहता क्या है कि जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये सारे के सारे डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रोवाइड करते हैं फंड को, है ना, और फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि वित्तीय सहायता, पैसों की सहायता, टू अ न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्राइज। जितने भी नए एंटरप्राइज होते हैं, जितने भी अपकमिंग एंटरप्राइज होते हैं, उन सारे एंटरप्राइजेज़ को, उन सारे बिजनेस को ये जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस, ये जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। कहता है डेवलपमेंट बैंक्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। अनलाइक कॉमर्शियल बैंक्स दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। कहता है कि कॉमर्शियल बैंक की तरह ये लोग डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे ड्रॉ देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर प्रमोटिंग एजेंसीज। कहता है वो लोग अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं गवर्नमेंट से या फिर किसी भी तरह के और कोई ऐसे अगर प्रमोटिंग एजेंसी हैं जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो उस प्रमोटिंग एजेंसी से। एज सच दे आर रेफर्ड टू एज परवेयर्स ऑफ क्रेडिट। कहता है कि इन लोग को क्रेडिट का परवेयर्स कहा जाता है, मतलब जो क्रेडिट देने वाला होता है, जो उधार देने वाला होता है। While discussing the role of RBI as a business facilitator, we mentioned that the instruments of SLR and CRR are the means through which the funds are spurred। कहता क्या है बाबू, कहता है कि जैसा हम लोगों ने देख रखा है, पहले हम लोगों ने इस बात को जान रखा है कि आरबीआई जो है वो अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से फंड को या फिर उस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से बाबू क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा भी चेंज एसएलआर में, सीआरआर में, किसी भी तरह के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बिजनेस हब को अलग अलग तरह के लोन को प्रोवाइड करवाने में वो अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ देता है ना बच्चा। कहता है बैंकिंग सेक्टर एंड दीज फंड्स आर प्लेस्ड विद डेवलपमेंट बैंक्स। और कहता है कि ये सारे के सारे जो फंड्स होते हैं, ये सारे के सारे फंड किसके साथ प्लेस्ड होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स के साथ। आ जाओ बच्चा, देखते हैं किस तरह से एसएलआर और सीआरआर का मैकेनिज्म काम करता है। वैसे आप लोग इस बात को जानते हो बच्चा कि एसएलआर की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। हर बैंक को अपने पास कुछ एसेट्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है ताकि जो डिपॉजिटर है जिसने आपके यहाँ पैसे अपने जमा किए हैं, अगर वो अपना पैसा मांगने आ जाए, वापस लेने आ जाए, तो उसको देने के लिए आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग एसएलआर कहते हैं। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखो एसएलआर को, सीआरआर को, और देखो कि किस तरह से ये एसएलआर, किस तरह से ये सीआरआर जो है वो हमारे देश में क्रेडिट क्रिएशन में मदद करता है। कहता है एसएलआर इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स ऑफ द बैंक्स टू देयर डिपॉजिट लायबिलिटीज। अगर एसएलआर की बात करते हो तो एसएलआर के बारे में कहता है इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स, है ना। ये लिक्विड एसेट्स के रेशियो के बारे में बताता है, मतलब ये बताता है कि किसी भी एक कॉमर्शियल बैंक के पास कितना ऐसा एसेट्स है जो लिक्विड फॉर्म में है ना। कहता है ऑफ द बैंक्स टू देयर डिपॉजिट लायबिलिटीज। कहता है कि ये सारी बातें उसके डिपॉजिट लायबिलिटीज से बताई जाती है, मतलब कि कोई भी बैंक कितना पैसा जमा किए हुए है
वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। द लिक्विड एसेट्स इंक्लूड अमंग अदर थिंग्स, कहता है ये जो लिक्विड एसेट्स होता है ये बाकी सारे चीज़ों के साथ इसको शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुज इशूअर इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ जिसको इशू रिजर्व बैंक करता है। क्लियरली सच अ रेशियो इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, कहता है कि ये जो रेशियो होता है ये बैंक के लिक्विडिटी और बैंक के सॉल्वेंसी का रेशियो है, एसएलआर का रेशियो, है ना। कहता है दैट इज़ देयर एबिलिटी टू मीट देयर लायबिलिटीज़ ऑन डिमांड, ये एसएलआर जो है बाबू, ये जो बैंक जो अपने पास कुछ एसेट्स कैश में रखते हैं, ये बताता है कि वो बैंक जो है वो ज़रूरत के समय पे जब कस्टमर्स, जब डिपॉजिटर्स अपने पैसे वापस मांगने आएंगे तो क्या वो बैंक उनको वो पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, है ना। यही एसएलआर किसी भी एक बैंक के सॉल्वेंसी के रेशियो के बारे में बताता है कि वो बैंक जो है वो दिवालिया तो नहीं हुआ, अगर उसके पास लिक्विड एसेट्स है इसका मतलब वो अभी ठीक ठाक कंडीशन में है। तो ये सारी बातें कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू स्टिपुलेट द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड दस मॉप अप फंड्स फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो एसएलआर को अपने अकॉर्डिंग बदल सके। अगर उसको लगता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो अपने पास कम एसेट्स रखता है, कम कैश रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैश अगर उधार पे दे रहा है और क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है जिसके कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो एसएलआर के रेशियो को बढ़ा दे, जिसके कारण अब कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास रखना पड़ेगा, वो कम से कम क्रेडिट दे पाएगा और ऐसे केस में बाबू जो भी इन्फ्लेशन, जो भी एक्सेसिव जो कैश का फंड का जो फ्लो हो रहा है इकॉनमी में वो रुक पाएगा, है ना। कहता है दीज फंड्स में देन बी मेड अवेलेबल टू द डेवलपमेंट बैंक्स फॉर परवेइंग क्रेडिट टू द बिजनेस, कहता है ये सारे जो फंड्स हैं ये सारे के सारे फंड अवेलेबल करवाए जाते हैं किसको, डेवलपमेंट बैंक्स को, ताकि ये डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं इन सारे फंड के मदद से जितने भी हमारे देश में बिजनेस हब्स हैं उन सारे बिजनेस हब को ये लोग क्रेडिट दे सके और उन सारे बिजनेस का डेवलपमेंट हो सके, ये कहता है। तो ये सारी बातें एसएलआर की। अच्छा बच्चे अगला टॉपिक है सीआरआर। याद करो बच्चा पार्टी, हम लोग सीआरआर के बारे में भी जानते हैं, है ना बच्चा। हम लोग जानते हैं कि अगर बात सीआरआर की होती है तो इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, है ना। कैश रिजर्व रेशियो की अगर बात करो तो बाबू सीआरआर होता क्या है, जितना भी कोई भी एक डिपॉजिटर जो अपना पैसा बैंक में जमा करता है जिसको प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं कहते हैं, याद करो, उस प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक को निकालना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है और अल्टीमेटली उस रिजर्व्ड पैसे को रिजर्व बैंक में भेजना पड़ता है। याद है बच्चा, सीआरआर कहते थे कैश रिजर्व रेशियो, है ना। देखो कहता है इट इज़ द रेशियो ऑफ कैश टू द टोटल डिपॉजिट दैट द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑन अ डेली बेसिस। ये लो कहता है ये रेशियो जो है ये रेशियो कैश का है जो टोटल डिपॉजिट के बेसिस पे होता है, जिसको एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस पे। हाउएवर बैंक डोंट होल्ड दीज एज कैश विद देमसेल्व्स, कहता है कि बैंक जो है इन सब को अपने पास होल्ड नहीं करती है कैश के तौर पे। दे डिपॉजिट सच कैश with Reserve Bank of India which is considered as equivalent to holding cash with themselves। ये लो बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सारे जो कैश जो वो रिजर्व करती है अपने डिपॉजिटर के पैसे में से, उन सारे रिजर्व को ये अपने पास नहीं रखती, उस सबको आरबीआई के पास भेज देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेज देती है। द अमाउंट रेज्ड बाय द आरबीआई थ्रू प्रेस्क्रिप्शन ऑफ दिस मिनिमम रेशियो में ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर चैनलाइजेशन बाय डेवलपमेंट बैंक्स, कहता है कि और ये जो अमाउंट, ये जो पैसे जो आरबीआई यूज़ करता है ना, मिनिमम रेशियो के तहत इसको वो यूज़ करता है बाबू कहाँ पे, डेवलपमेंट बैंक्स के चैनलाइजेशन के लिए, है ना। मतलब वैसे बैंक जो बिजनेस हब को लोन प्रोवाइड करते हैं उन सारे बिजनेस बैंक को, उन सारे डेवलपमेंट बैंक को ये क्या करता है, ये वो फंड पहुंचाता है, ये फंड उसको दिलवाता है, जिससे वो सारे डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो हमारे देश में बिजनेस हब का फैसिलिटेशन कर सके, उनकी मदद कर सके और उनको आगे बढ़ा सके। एज ऑन 15/1/2020 करंट कैश रिजर्व रेशियो stood at 4% and current statutory liquidity ratio was 19%. Thus RBI can usurp nearly a quarter of bank fund for purveying of credit in response to the developmental needs of the country, है ना बच्चा। कहता क्या है यहाँ पे इतनी सारी बातों में, कहता है कि अगर बात आप लास्ट ईयर की देखते हो 15/1/2020 तक की बात अगर देखते हो तो कहता है कैश रिजर्व रेशियो 4% था, एसएलआर 19% था।
इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आरबीआई जो है वो किसी भी बैंक का क्वार्टर मनी जो है वो क्रेडिट के तौर पे वो रखवा सकता है ना। मतलब कि उस पैसे को खर्च अगर नहीं चाहे आरबीआई तो नहीं करने दे सकता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, ये कहता है बच्चा। आगे देखो क्या कहता है। कहता है इन इंडिया द जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग में बी ट्रेस्ड टू द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इन 1948। ये लो, कहता है हमारे देश में ये जो डेवलपमेंट बैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसीआई है ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट 1948 से ये काम शुरू हुई थी बच्चे। कहता द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1955 एंड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन 1964। ये लो, कहता क्या है, कहता द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल सारे इंडस्ट्रीज को उधार देना, एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की बात है ऑफ इंडिया, टुक प्लेस इन 1955, ये सब 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की शुरुआत 1964 1964 में हुई थी। द लैटर टू डेवलपमेंट बैंक्स हैव सिंस कन्वर्टेड इनटू कॉमर्शियल बैंक। कहता है कि आगे चल करके इसमें से दो बैंक जो हैं वो कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गए थे। दस आईएफसीआई इज द लोन सर्वाइविंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट, है ना। तो अभी के बाबू मुख्य समय में अगर कोई भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो वो इकलौता कौन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही है ना। कहता है द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक की बात अगर करो तो सिडबी स्पन ऑफ फ्रॉम दी आईडीबीआई 1999, है ना। कहता है जो सिडबी जो है ये चेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया था, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब, 1990 में। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड वाज सेटअप इन 1982। कहता है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसका नाम नबार्ड था, उसका एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ। कहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। अगर नबार्ड की बात करते हो तो नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। ये एक ऐसा बैंक है बाबू जिस बैंक में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बातें होती हैं, ठीक है। ये एपेक्स है, मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बैंकों में ये सबसे सर्वोपरि बैंक है। हेडक्वार्टर इसका जो है वो मुंबई है, विद ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया, और पूरे देश में इसके ब्रांचेज हैं। The bank has been entrusted with matters concerning policy, planning and operation in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas in India। कहता है कि अगर इस बैंक की बात करो तो सबसे ज़्यादा बैंक जो है ये शामिल रहता है पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग करने में, ऑपरेशन करने में, किसके लिए, तो जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे कृषि के क्षेत्र हैं, उस कृषि के लिए, उस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनको उधार देने में, उनको क्रेडिट देने में ये हमेशा कार्यरत रहता है। नबार्ड इज एक्टिव इन डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी एंड इज अ मेंबर ऑफ द अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहता क्या है, कहता है बाबू अगर बात नबार्ड की करते हो तो नबार्ड जो है वो एक एक्टिव है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी, मतलब कि जितना भी ऐसा कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बनता है जो हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कृषि के क्षेत्रों के लिए बेहतर रहता है, उसमें हाथ नबार्ड का होता है। कहता है नबार्ड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ग्राउंडिंग रूरल सोशल इनोवेशंस एंड सोशल एंटरप्राइजेज इन द रूरल हिंटरलैंड। ये लो, कहता है नबार्ड जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबू जितने भी ग्रामीण एरिया हैं उसको विकसित करने में, ग्रामीण एरिया के सामाजिक विकास में, है ना। उसके बाद वहाँ के सोशल एंटरप्राइजेज में, अलग अलग तरह के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को खोलने में। इट हैज़ इन द प्रोसेस पार्टनर्ड विद अबाउट 4000 ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्राउंडिंग मेनी ऑफ द इंटरवेंशंस। ये लो, कहता है कि इस प्रोसेस में उसने 4000 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने कोलैबोरेट किया, मिलके उसने काम किया। द ऑर्गेनाइजेशन हैड डेवलप्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट कैपिटल इन इट्स डिकेड्स ऑफ वर्क विथ रूरल कम्युनिटीज़। कहता क्या है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल जमा कर चुका है ना। हैड डेवलप्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट कैपिटल इन इट्स 3 डिकेड्स, है ना। ट्रस्ट कैपिटल मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का विश्वास जीत चुका है, ये कृषि में जितने भी हमारे किसान भाई काम करते हैं उनका विश्वास जीत चुका है, और ये बातें पिछले 3 दशकों की है, मतलब 30 सालों की, है ना। अगला पॉइंट अगर देखो तो क्या कहता है,
कहता है बच्चा कि नाबार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। ये लो, कहता है कि हमारे देश में नाबार्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडस्ट्री है ना, एक उद्योग है, जिसका काम क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री हैं उन सारे के सारे कॉटेज इंडस्ट्री का ध्यान रखना, स्मॉल इंडस्ट्री का ध्यान रखना, विलेज इंडस्ट्री का ध्यान रखना और साथ ही साथ रूरल इंडस्ट्री का ध्यान रखना, है ना। दूसरा पॉइंट कहता है नाबार्ड ऑल्सो रीचेज आउट टू अलाइड इकोनॉमीज एंड सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये लो, कहता है नाबार्ड जो है वो इकोनॉमी के कोई जो सहायक चीज़ें हैं जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाती हैं उसका भी साथ देता है, उसको भी सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तीसरा अगर देखो तो नाबार्ड डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग रोल्स। नाबार्ड जो है वो अपनी ड्यूटी को इस तरह से निभाता है ये सारे काम करके। पहला, सर्व्स एज एन एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसीज फॉर द इंस्टीट्यूशंस providing investment and production of credit for promoting the various developmental activities in rural areas। ये लो बच्चा, कहता है कि नाबार्ड जो है वो सर्व करता है एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पे, है ना, फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह का डेवलपमेंटल एक्टिविटी होना हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होना हो, है ना, किसी भी तरह का प्रोडक्शन होना हो, बाबू वो सारे के सारे काम जो है नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन के तौर पे करता है। दूसरा कहता है टेक्स मेजर्स टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर इम्प्रूविंग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ये लो, कहता है कि ये मेजर्स उपाय ढूंढता है institution building for improving absorptive capacity of the credit delivery system, including monitoring, formulation of rehabilitation schemes, restructuring of credit institution, training of personnel etc। तो अगर ध्यान से देखो बाबू तो नाबार्ड ये सारे भी काम करता है, जिसमें वो जो क्रेडिट है उस क्रेडिट को मॉनिटर करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है, उसको रिहेबिलिटेट करता है, रीस्ट्रक्चर करता है ना, और साथ ही साथ जितने भी पर्सनल होते हैं उन सबको ट्रेन भी करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कोऑर्डिनेट्स द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। कहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशनों के, उन सारे के सारे संस्थाओं के जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, पैसों से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों को ये ध्यान उसका रखता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। इंगेज्ड इन डेवलपमेंट वर्क एट द फील्ड लेवल एंड मेंटेन्स लाइसन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाबू यहाँ पे लाइसन का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तालमेल बिठा करके रखता है ना, मतलब सरकार जो जो गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन के अंदर काम करता है ना। कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कहता है कि उन नीतियों को बनाने में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए काम करे, जो हमारे तुम कह सकते हो कि आरबीआई के द्वारा बनाया गया नीति, जो हमारे मतलब कि अलग अलग तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाए, तो ऐसे केस में बाबू ये जो नीति बनाता है उस नीति को, उस पॉलिसी को बनाते वक्त सरकार का भी ध्यान रखता है, आरबीआई का भी ध्यान रखता है ना। उसके बाद बाबू और भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो जुड़े हुए हैं उनका भी ध्यान रखता है, और तब जा कर के किसी भी तरह के पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है और उस पॉलिसी से फिर जा कर के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, कृषि के क्षेत्रों का विकास हो पाता है। फिर कहता है अंडरटेक्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट। कहता है कि जितने भी तरह के उसने प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है उन सारे फाइनेंसों को वो मॉनिटर करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो रीफाइनेंस फिर से भी पैसा देता है। फिर कहता है नाबार्ड रीफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। ये लो, कहता है नाबार्ड उस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस देता है, पैसे देता है जो रूरल सेक्टर के लोगों को, किसान भाइयों को ये जो क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं। फिर कहता है कि नाबार्ड पार्ट टेक्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड जो है वो अलग अलग संस्थाओं के विकास में भी भाग लेता है, विच हेल्प द रूरल इकोनॉमी, जो हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करता है, जो रेगुलेट करता है ना। फिर कहता है बच्चा अगला पॉइंट, नाबार्ड ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन इट्स क्लाइंट इंस्टीट्यूट्स। नाबार्ड जो है वो अपने क्लाइंट इंस्टीट्यूट्स का भी ध्यान रखता है, उसके ऊपर भी वो चेक करता रहता है, उसको भी वो मॉनिटर करता है। ये कहता है इट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द रूरल इकोनॉमी। कहता है कि ये रेगुलेट करता है
उस इंस्टीट्यूशन को जो फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाते हैं, किसको? रूरल इकोनॉमी को, है ना। हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो भी मदद पहुंचाते हैं, वित्तीय मदद पहुंचाते हैं, ये उसका भी ध्यान रखता है, उसको भी रेगुलेट करता है। फिर कहता है इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट। ये लो, कहता है कि ये जो है ये ट्रेनिंग का फैसिलिटी देता है, किसको? टू द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट, है ना। कहता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन हैं जो रूरल अपलिफ्टमेंट में काम करते हैं, उन सारे के सारे रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए ये क्या करता है? ये बाबू ट्रेनिंग फैसिलिटी भी देता है, इसका ध्यान रखना, है ना। अब देखो बच्चा क्या कहता है अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरआरबीज एंड मैनेजेस टैलेंट एक्विजिशन थ्रू आईबीपीएस सीडब्ल्यूई। ये लो, कहता है ये कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करता है, रीजनल रूरल बैंक को मैनेज करता है, साथ ही साथ बाबू किसी भी तरह के जो टैलेंट हैं जो बैंकिंग में आना चाहते हैं उन सबको आईबीपीएस, है ना, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत बाबू ये क्या करता है? उन सब का ये सिलेक्शन करके और उन सबको एक बेहतर मुकाम पे पहुंचाता है, ये कहता है बच्चा। फिर देखो क्या है, कहता है NABARD रीफाइनेंस इज अवेलेबल टू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। कहता है NABARD का जो रीफाइनेंस है वो किसके किसके लिए उपलब्ध है? तो याद रखना बच्चा, वो उपलब्ध है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के लिए, है ना। जितने भी हमारे तुम कह सकते हो राज्यों में जितने भी हमारे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो हैं उसके लिए उपलब्ध है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए उपलब्ध है ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए उपलब्ध है, रीजनल रूरल बैंक के लिए उपलब्ध है, कॉमर्शियल बैंक्स के लिए उपलब्ध है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और भी बाकी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है तो उसके लिए भी ये उपलब्ध है। While the ultimate beneficiaries of investment credit can be individual partnership concerned, कहता है अंत में जाकर के उस क्रेडिट का, उस उधार का जो फायदा है वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप को मिलता है, कंपनीज को मिलता है, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस को मिलता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है। प्रोडक्शन क्रेडिट इज जनरली गिवन टू इंडिविजुअल। प्रोडक्शन क्रेडिट की अगर बात करो, उत्पादन के उधार की अगर बात करो, तो उत्पादन का उधार किसको दिया जाता है? इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। NABARD हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, इंडिया। कहता है NABARD का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वो हमारे देश में मुंबई में है ना। NABARD इज ऑल्सो नोन फॉर SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, है ना। ये SHG बैंक के साथ लिंकेज प्रोग्राम जो चला है तो उसके लिए भी जाना जाता है, विच इनकरेजेज इंडियाज बैंक टू लेंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये लो, SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, जिसमें इसका बड़ा ही नाम हुआ था SHG के लिए। और इसमें ध्यान रखना largely because SHGs are composed mainly of poor women, this has evolved into an important Indian tool for microfinance। कहता है कि SHG जो है वो composed है, वो मिलकर के बना हुआ है पुअर वुमेन के साथ, गरीब जो औरतें हैं वो इसमें काम करती हैं। This has evolved into an important Indian tool for microfinance। कहता है कि ये निखर करके आया है या फिर ये कह सकते हो आगे बढ़ा है बाबू, किस तरह के लिए? इंडियन टूल है माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटे मोटे मददों के लिए ये SHG काम आता है ना। कहता है NABARD ऑल्सो हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग डाइवर्स फील्ड्स लाइक वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड फार्म इनोवेशन थ्रू डेडिकेटेड फंड सेटअप फॉर द पर्पस। ये लो, NABARD के बारे में कहता है कि NABARD का जो पोर्टफोलियो है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का भी है ना, जिसमें वो लोग वाटर शेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फार्म के इनोवेशन की बात करते हैं, है ना। और ये सारा काम जो डेडिकेटेड फंड है SHG से, उसी फंड को इकट्ठा करके और वहीं से ये सारे काम होते हैं बच्चे। बोलो बच्चा, बड़े आराम से चैप्टर नंबर 5 की बातें हम लोगों ने ख़त्म कर ली हैं बच्चे। ध्यान रहेगा यहाँ तक का बात, बहुत ही आसान है ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी देखते हैं बच्चा, है ना। बड़े ध्यान से आना, जुड़ना मेरे साथ और देखो क्या कहता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ बच्चा, तो आना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे और देखो क्या कहता है हमारे चैप्टर नंबर 5 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाबू अगर चैप्टर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन इंडिया बिफोर सेबी। तो याद रखना, सेबी से पहले जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स होते थे उन सब को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, है ना, CCI था।
दूसरा अगर देखो व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड, सेबी का कब गठन हुआ था, तो याद रखना वो साल था 1988 का। तीसरा अगर देखो तो कहता है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से सेबी के कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो याद रखना आरबीआई से सेबी के एक मेंबर होने चाहिए, है ना, आरबीआई से सेबी के कम से कम एक मेंबर होने चाहिए। फोर्थ अगर देखो तो कहता है कि वेयर कैन द फर्स्ट अपील अगेंस्ट सेबी बी मेड, तो याद रखना बाबू सेबी के अगेंस्ट अगर कोई भी शिकायत है तो आपको सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में सबसे पहले वो शिकायत दर्ज करानी होगी। पांचवा, हु रेगुलेट्स द कंट्री इन करेंसी इन द कंट्री, बाबू आप सब जानते हो कि हमारे देश में आरबीआई जो है वो करेंसी को रेगुलेट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर देखो तो कहता है द आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विथ एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर विच एक्ट, ये लो आरबीआई जो है उसके पास ये अधिकार दिया गया है कि हमारे देश में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर सकता है, किस एक्ट से, तो याद रखना बाबू उस एक्ट का नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, है ना। सातवां देखो कहता है कि व्हेन वाज आईआरडीएआई कंस्टिट्यूटेड, आईआरडीएआई का कब कंस्टिट्यूट किया गया था, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखना बाबू आईआरडीएआई की स्थापना 1999 में हुई थी। आठवां अगर देखो तो कहता है विच सेक्शन ऑफ आईआरडीएआई एक्ट 1999 लेज डाउन दीज ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ आईआरडीएआई, तो याद रखना बाबू सेक्शन 14 जो है वो आईआरडीएआई को उसके ड्यूटी उसके पावर का अधिकार देता है। नौवां अगर देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आरबीआई के बारे में सही नहीं है, इट डील्स लार्जली विद गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट बैंक, ये तो सही है बाबू। इट्स रोल इज टू एंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक प्राइस लेवल, ये भी सही है। सी अगर देखो तो वन ऑफ इट्स मिशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये सही नहीं है ना। द आरबीआई इज सोल अथॉरिटी ऑफ द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया, ये भी सही है ना। तो 9th क्वेश्चन का सी सही नहीं है। 10 देखो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो याद रखना अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सीसीआई के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, एक चेयर पर्सन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 11वां देखो, 11वां कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना बाबू नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। 12वां देखो लार्ज नंबर ऑफ एसएचजीज हैव बीन लिंक्ड टू क्रेडिट रिजल्टिंग इन इंपॉर्टेंट इंडियन टूल फॉर माइक्रो फाइनेंस बाय द इंडीवर ऑफ, तो याद रखना बच्चा लार्ज नंबर ऑफ एसएचजीज जो हैं वो लिंक किए गए हैं क्रेडिट के लिए वो किसके साथ, तो नबार्ड के साथ। 13वां देखो कहता है द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन, बाबू नॉट लोकेटेड कह रहा है, तो याद रखना इसका रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ में लोकेटेड नहीं है ना। 14 देखो सेबी हैज इट्स वेस्टर्न रीजनल ऑफिस इन, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस बाबू उसका अहमदाबाद में है, याद रखना। 15वां देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, एक एक करके देखना। द सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो ट्रू है बाबू, ये हम लोग से इनकरेक्ट पूछ रहा है। द सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स द ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। The SEBI members consist of 1 member from amongst the official RBI who shall be nominated by RBI, ये भी true है। The SEBI member consists of 5 other members out of which at least 4 members shall be whole time member who shall be appointed, नहीं ये बाबू ये गलत हो गया, ध्यान रहेगा। 16वां देखो क्या कहता है SEBI has to be responsive to the need of groups which constitute the market, अगर 16 को देखो तो कहता है कि SEBI has to be responsive, SEBI को responsive रहना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, किस लिए, तो जो भी ग्रुप के नीड्स हैं उस ग्रुप के नीड्स को पूरा करने के लिए जो मार्केट में है, तो ये बात करता है द इशू ऑफ सिक्योरिटी, बिल्कुल, इन्वेस्टर्स, द मार्केट, हाँ इन सब के ज़रूरतों को सेबी पूरा करता है। 17 अगर देखो सेबी हैज सेवरल फंक्शंस रोल्ड इनटू वन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी, तो बाबू कहता है कि सेबी के बहुत सारे फंक्शन हैं जो एक बॉडी में रोल्ड हैं, मतलब लपेटे गए हैं, कौन सा इसमें से नहीं है, तो याद रखना बाबू क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी जुडिशियल है, क्वासी प्रोफेशनल नहीं है, क्वासी एग्जीक्यूटिव है ना बच्चा। 18 देखो क्या कहता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंटली सेबी हैज बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स, ये लो
कहता है अपने काम को सही तरीके से करने के लिए सेबी को ये सारे पावर दिए गए हैं। टू अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ये तो दिया गया है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर कॉल पीरियोडिकल रिटर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये भी दिया गया है। टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, ये भी ऑल हो जाएगा, है ना। 18 का ऑल। 19 पे आना, कहता है द आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विथ एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर दी। अगर आरबीआई की बात करते हो तो आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पावर है जिसमें वो सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, अंडर द बैंकिंग सिस्टम एक्ट। तो ये याद रखना बाबू, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत भी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, 19 का सी। 20 अगर देखो तो 20 कहता है हु इज द कस्टडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे देश के में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उन सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडियन कौन है, तो आपको याद होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारे देश में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं उन सारे के सारे फॉरेन करेंसीज को होल्ड करके रखता है, उसका कस्टडियन बना बैठा है। 21 देखो, अगर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स ऑल द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, सही बात है, जो रिजर्व बैंक है उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं और वो सारे के सारे बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, बाबू इसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं, इशू ऑफ करेंसी तो करता है, गवर्नमेंट का बैंक तो है, वॉच डॉग ऑफ द अनएथिकल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, नहीं बाबू ये फंक्शन आरबीआई का नहीं, कस्टडियन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज ये है, सी नहीं है इसका फंक्शन। 22 अगर देखो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन का कौन सा रोल नहीं है, टू प्रमोट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, नहीं बाबू ये काम कंपटीशन कमीशन नहीं करता है, ध्यान रहेगा। 23 देखो, अगर नबार्ड रीफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस दी, तो याद रखना बाबू जो रूरल सेक्टर को फाइनेंस करता है उसी को नबार्ड रीफाइनेंस करता है। 24 अगर देखो, कहता है नबार्ड सर्व्स एज एन एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी for the institutions providing investment and production credit for promoting the various development activities in, तो याद होगा बाबू वो सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहाँ होने चाहिए, रूरल एरियाज में होने चाहिए। 25 देखो, नबार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दी, किसके डेवलपमेंट का ध्यान रखता है, कॉटेज का रखता है, स्मॉल इंडस्ट्री का रखता है, विलेज इंडस्ट्री का रखता है, सबका, ऑल ऑफ द अबव। बोलो बच्चा, यहाँ तक की बातें एकदम आराम से क्लियर हुई हैं, है ना। तो अब जाके हमारा ये चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में हमारे लास्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।